गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी तक अपनों ने केमिस्ट्री के जो टॉपिक डिस्कस किए हैं या लास्ट क्लास तक अपने ने जो टॉपिक डिस्कस किए थे वो थे केमिस्ट्री का, आप ये मानो जनरल इंट्रोडक्शन के टॉपिक थे। और कुछ टॉपिक ऐसे थे जो कि आपके चैप्टर के बीच बीच में से टॉपिक अपनों ने पढ़ लिए हैं। अभी अपने आज स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 3 और उसका लेक्चर नंबर 1। तो देखो, अब मैं एक बार थोड़ा सा अभी तक अपनों ने क्या पढ़ लिया उसके बारे में बात कर लेते हैं। केमिस्ट्री के जनरल इंट्रोडक्शन के कुछ टॉपिक कर लिए अपनों ने, फिर अपनों ने ऑनलाइन क्लासेस में फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद अपने सेकंड चैप्टर बाद में करेंगे, उससे पहले स्टार्ट करते हैं अपने थर्ड चैप्टर। और थर्ड चैप्टर जो है वो है तत्वों का वर्गीकरण, तत्वों का वर्गीकरण और गुणधर्मों में आवर्तिता। तो देखो, तत्वों का वर्गीकरण और गुणधर्मों में आवर्तिता। सबसे पहले आप किसी भी बुक का कोई भी चैप्टर जब आप स्टार्ट करते हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि इस चैप्टर में अपने कौन कौन से टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो देखो, तत्वों का वर्गीकरण, इसका मतलब ये है कि जो भी तत्व हैं, आपने आज तक जो तत्व पढ़े हैं या आप नेक्स्ट जो भी तत्व पढ़ोगे उसमें कि जो तत्व हैं उनका वर्गीकरण कैसे हुआ, उनकी उत्पत्ति कैसे हुई, उनको किस प्रकार व्यवस्थित किया गया है, इसे अपने पढ़ेंगे तत्वों के वर्गीकरण में। और फिर आता है गुणधर्मों में आवर्तिता। इसका मतलब ये होता है कि जो भी तत्व हैं जिनकी खोज हो चुकी है अभी तक, वो तत्व आवर्त सारणी के अनुसार या उन तत्वों के गुण जो हैं वो आवर्त सारणी में किस प्रकार बदले जाते हैं, किस प्रकार परिवर्तित होते हैं, उसे बोलते हैं गुणधर्मों में आवर्तिता। तो देखो, अब अपने स्टार्ट करने जा रहे हैं तत्वों का वर्गीकरण। इसके लिए अपने को कुछ यहाँ पर नियम पढ़ने होंगे और वो नियम क्या क्या होंगे, कैसे होंगे, कितने टाइप के होंगे, वो देखते हैं अपने अभी। और आप लोग इस चैप्टर को बुक से भी साथ साथ डिस्कस कर लेना, पढ़ लेना, अपने आप कोशिश करना। और साथ में आप ये भी कोशिश करना कि इस चैप्टर के नोट्स आप साथ साथ बना सको। तो देखो, स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने तत्वों का वर्गीकरण। तो इसका मतलब ये है कि अभी तक प्रकृति में जितने तत्वों की खोज हुई है उनको किसी भी एक व्यवस्थित क्रम में रखा गया है। और वो क्रम कैसे बनाया, उसकी स्टार्टिंग कहाँ से हुई, सबसे पहले किन वैज्ञानिकों ने कौन कौन से नियम दिए वो पढ़ेंगे। और सबसे पहले स्टार्टिंग में जो कोई भी एक वैज्ञानिक था, उसने उन तत्वों को किस क्रम में रखा, उनका ऑर्डर क्या था, कैसे रखा, ये सारी बातें अपने इस टॉपिक में करेंगे। तो देखो, स्टार्ट करने जा रहा हूँ मैं। इसमें अपने सबसे पहले बात करते हैं कि जब लगभग आप ये मानो सन 1800 तक 30 तत्वों की खोज हुई, 31 तत्वों की खोज हो गई थी, 30 या 31 तत्वों की खोज हो चुकी थी। उसके बाद जब 1865 की बात है, इसमें आप लगभग 63 तत्वों की खोज हो गई थी। तो जब इतने सारे तत्व खोजे जा चुके थे तो उन तत्वों के क्या गुण हैं, वो किस प्रकार व्यवहार करते हैं, किस प्रकार वो अभिक्रियाएं करते हैं, कौन से यौगिकों का निर्माण करते हैं, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए वैज्ञानिकों ने क्या किया, इनको किसी भी एक क्रम में व्यवस्थित करना स्टार्ट किया। और अभी तक आपको पता है, इस टाइम तक, आज तक 118 तत्वों की खोज हो चुकी है। कितने तत्वों की खोज हो चुकी है? 118 तत्वों की खोज का मतलब ये है कि आप जो आवर्त सारणी पढ़ोगे उसमें आपको 118 तत्व याद करने पड़ेंगे। और पूरे जितने भी प्रकृति में तत्वों की खोज हुई है उनकी संख्या है कितनी? 118। तो देखो, इन तत्वों को व्यवस्थित करने के लिए कुछ नियम दिए गए थे अलग अलग वैज्ञानिकों द्वारा। वो क्या क्या नियम थे, अपने क्या क्या नियम पढ़ेंगे। सबसे पहला जो नियम था वो एक वैज्ञानिक के नाम पर है, जो वैज्ञानिक के नाम पर ही होगा, वो बता दूंगा मैं कैसे कैसे, वैज्ञानिक का नाम कौन सा, नियम क्या है। सबसे पहले एक डोबेराइनर एक वैज्ञानिक था, उसने नियम दिया था डोबेराइनर का त्रिक नियम। डोबेराइनर का त्रिक नियम।
तो इसने कुछ अपने हिसाब से, कुछ अपनी सोच से, कुछ प्रयोगों से एक नियम बनाया। वो क्या था आपने पढ़ेंगे। उसके बाद क्या हुआ कि जब और तत्वों की खोज हो गई और नए तत्व आ गए तो इसका नियम यहाँ पर फेल हो गया था। उसके बाद में कोई दूसरा वैज्ञानिक आया, उसने अपना नियम दिया, और वो क्या था, दूसरा नियम देखते हैं, अपने सेकंड नियम की बात करते हैं। वो था चैन-कोर्टोइस की वर्ताकार सारणी। ये जो नियम था, इसमें भी वैज्ञानिकों ने क्या किया था कि जो तत्व थे उनको किसी भी एक क्रम में व्यवस्थित करने का प्रयास किया था। परंतु उसके बाद क्या हुआ कि जब और तत्वों की खोज हो गई तो ये जो इस वैज्ञानिक कौन सा, डोबेरेनर ने जो नियम दिया था वो वहीं तक रहा, क्योंकि वो थोड़े नियमों पर ही, थोड़े तत्वों पर ही लागू हुआ। उसके बाद ये नियम फेल हो गया था। फिर एक वैज्ञानिक आया दूसरा, चैन-कोर्टोइस नाम का एक वैज्ञानिक था। इसने एक सारणी बनाई वृत्ताकार, चैन-कोर्टोइस की वृत्ताकार सारणी। इसको भी पढ़ेंगे कि इसने जो तत्व थे उनको एक वृत्ताकार क्रम में व्यवस्थित करने का प्रयास किया। कुछ इसका प्रयास सफल हुआ। उसके बाद क्या हुआ कि जब और वैज्ञानिकों ने दूसरे वैज्ञानिकों ने क्या, दूसरे और तत्वों की खोज कर ली, फिर तत्वों की संख्या फिर से ज़्यादा हो गई, तो इसका नियम भी क्या हो गया था, फेल हो गया था वहीं तक। उसके बाद थर्ड पॉइंट आता है और वो था न्यूलैंड का अष्टक नियम। ये भी एक वैज्ञानिक का नाम है। देखो, डोबेरेनर भी वैज्ञानिक का नाम है, चैन-कोर्टोइस भी एक कोई वैज्ञानिक है, और न्यूलैंड भी क्या है, एक वैज्ञानिक है। तो न्यूलैंड का अष्टक नियम, न्यूलैंड का अष्टक नियम। तो इसने क्या किया कि अष्ट का मतलब होता है 8, अष्टक का मतलब कितने, अष्टक का मतलब क्या होता है, 8। इसने 8 तत्वों को किसी एक क्रम में व्यवस्थित किया, तो इसे क्या बोला गया, न्यूलैंड का अष्टक नियम। अब मैं यहाँ पर जो भी नियम लिख रहा हूँ अपने, वो सारे नियम सिलेबस में हैं और सबको अपने एक एक बारी बारी डिटेल स्टडी करेंगे। उसके बाद देखो नेक्स्ट आता है फोर्थ पॉइंट, और वो था मेंडलीव की आवर्त सारणी। मेंडलीव की आवर्त सारणी। फिर क्या हुआ कि और ज़्यादा तत्वों की जब खोज हो गई तब एक और वैज्ञानिक आया, और वो कौन सा था, मेंडलीव। उसने क्या बनाई, आवर्त सारणी बनाई। अब ये जो आवर्त सारणी है ये भी पूरी तरह से कामयाब नहीं हुई, तो उसके बाद में क्या हुआ कि एक वैज्ञानिक और आया और वो था मोज़ले, और उसको बोला गया, उसके बाद में नई आवर्त सारणी का विकास हुआ और उसे बोला गया आधुनिक आवर्त सारणी। ये जो आधुनिक आवर्त सारणी थी, इसके जो वैज्ञानिक था, मतलब ये किसने बनाई, वो था हेनरी मोज़ले। हेनरी मोज़ले ने एक नई सारणी बनाई और उसे बोला गया आधुनिक आवर्त सारणी। तो इस टाइम आप जिस आवर्त सारणी को पढ़ते हो, जिस आवर्त सारणी को आप याद करते हो, जिसमें 118 तत्व लिखे हुए हैं, वो आवर्त सारणी कौन सी है, ये वाली है। कौन सी, आधुनिक आवर्त सारणी। और इसकी खोज किसने की थी, हेनरी मोज़ले ने। तो मेंडलीव की आवर्त सारणी और आधुनिक आवर्त सारणी थी, वो आप ये मानो कि आवर्त सारणी का जो बनाने का सिस्टम था वो लगभग एक जैसा था। तत्वों को, थोड़े बहुत तत्वों को इधर उधर करके व्यवस्थित किया गया। तो अब अपने जो इस टाइम जो अपने आवर्त सारणी पढ़ रहे हैं, या इस टाइम जो आवर्त सारणी जो प्रचलन में है, जो पढ़ रहे हैं सभी पूरे देशों में जो आवर्त सारणी पढ़ी जा रही है, वो ये पढ़ी जा रही है कौन सी, आधुनिक आवर्त सारणी। और इसका साइंटिस्ट था हेनरी मोज़ले। ठीक है, तो अब अपने स्टार्ट करते हैं दोबारा से कि तत्वों का वर्गीकरण करने के लिए इन 5 वैज्ञानिकों का जो बहुत बड़ा योगदान था। और भी वैज्ञानिक थे, उन्होंने भी कोई और नियम बनाए होंगे, कोई और सारणियाँ बनाई होंगी, परंतु अपने क्या है कि सिलेबस में सिर्फ इतना ही है, अपने इतना ही पढ़ेंगे। पहला पढ़ेंगे डोबेरेनर का त्रिक नियम,
फिर पढ़ेंगे चैन टॉयस की वृत्ताकार सारणी, फिर पढ़ेंगे न्यूलैंड का अष्टक नियम, फिर पढ़ेंगे मेंडलीफ की आवर्त सारणी और फिर पढ़ेंगे आधुनिक आवर्त सारणी। ये जो है वो इस टाइम प्रचलन में है, जो आप याद करोगे या आपने याद कर ली है। तो अब अपने स्टार्ट करने जा रहे हैं दोबारा से, और वो पढ़ते हैं अपने डोबेराइनर का त्रिक नियम। तो देखो यहाँ पर डोबेराइनर जो नाम है वो तो एक साइंटिस्ट का नाम है। किसका नाम है? साइंटिस्ट है डोबेराइनर। अब उसने क्या नियम दिया, कैसे नियम दिया, उसकी बात करते हैं। देखो डोबेराइनर का त्रिक नियम, पहले यहाँ पर इसका मतलब समझो। डोबेराइनर जो नाम है वो तो है वैज्ञानिक का नाम, यहाँ पर ये त्रिक जो शब्द है इसका मतलब है 3। इसका मतलब क्या है? 3। तो डोबेराइनर ने क्या किया, अपनी बात करते हैं, 3 तत्वों को व्यवस्थित किया। क्या किया? 3 तत्वों को व्यवस्थित किया। अब उनको कैसे व्यवस्थित किया देखते हैं, अपनी बात करते हैं इसकी। इसने क्या किया, जैसे एग्जाम्पल मैं लेके बताता हूँ XYZ का, फिर उस हिसाब से अपने इसको पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। इसने क्या किया, मान लिया कोई X तत्व है, एक तत्व है Y और एक तत्व है Z, 3 तत्व लिए उसने। उन तीनों को क्या किया, ये कहता है कि अगर अपने को इसका परमाणु भार पता है X का, और अगर अपने को Z का परमाणु भार पता है, किसका? दोबारा से बात करते हैं, X कोई तत्व है, कोई भी एग्जाम्पल की भी बात करेंगे, अपने उन तत्वों की बात करेंगे जिन तत्वों को 3 क्रम में इसने क्या किया, व्यवस्थित किया। पर उससे पहले इसने किया क्या वो समझो आप। X और Z क्या है? XYZ, यहाँ पर 3 तत्व हैं अपने पास। कौन से हैं एक बार अपने को मतलब नहीं है। तो इसने क्या किया, ये कहता है कि जब मैं X का परमाणु भार लेता हूँ और Z का परमाणु भार लेता हूँ, दोनों को जोड़कर और उसका औसत निकालता हूँ। जैसे X का परमाणु भार प्लस Z का परमाणु भार। अब तत्व कितने यहाँ पर? 2। औसत कैसे निकालते हो? 10th में आपने औसत निकाला होगा, एवरेज मैथमेटिक्स में। तो देखो औसत कैसे निकालते हैं, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। बहुत छोटी क्लासों की बात है। राशि कितनी है यहाँ पर? 2। तो इसमें मैं अगर 2 का भाग दे देता हूँ तो जो आंसर आएगा वो आप ये मानो कि बीच वाला जो तत्व है Y, उसका परमाणु भार होगा। जो आंसर आएगा वो क्या होगा? Y का परमाणु भार। इस प्रकार से इसने क्या किया, 3 तत्वों को व्यवस्थित किया। अब वो कौन से तत्व थे अपने बात करते हैं। देखो सबसे पहले मैं बात करता हूँ, इसने जो एक त्रिक बनाया वो था लिथियम, सोडियम और पोटेशियम का। लिथियम का परमाणु भार होता है 7। कितना होता है? 7। तो अब मैं इसका बनाऊंगा, और इसने ये कहा था कि जो Y का परमाणु भार है, जो आंसर जो आता है वो या तो इसके बिल्कुल बराबर होगा या इसके लगभग बराबर जो होता है। ठीक है, तो जो आंसर आएगा, जो भी लास्ट आंसर आएगा, वो बीच वाले तत्व के परमाणु भार के लगभग बराबर या बिल्कुल बराबर होता है। और उसके इन तीनों तत्वों के गुण भी आपस में क्या होते हैं? मिलते जुलते होते हैं। एकदम से मिलते जुलते नहीं, कुछ गुण ऐसे होंगे जो इनसे क्या होंगे, सभी तत्वों के आपस में मिलते जुलते होंगे। ये इसने नियम बताया था। तो देखो ये कहता है कि अगर मेरे को लिथियम का परमाणु भार पता है, ये मैंने लिखा है परमाणु भार 7, और अगर मेरे को पोटेशियम का परमाणु भार भी पता है, और पोटेशियम का परमाणु भार 39, कितना? 39। तो ये कहता है कि अगर मैं इन दोनों परमाणु भारों को लेकर इसका औसत निकालूं तो जो आंसर आएगा वो सोडियम का परमाणु भार होगा। कैसे होगा? देखो 7 प्लस 39 करता हूँ मैं बटा 2, ये कितना आ गया? 46 बटा 2। आंसर मिला मेरे को 23। आंसर क्या मिला मेरे को? 23। तो ये जो आंसर आया है मेरे को, यहाँ पर जो भी आंसर मिला है, ये बीच वाले तत्वों का परमाणु भार होगा। ये नियम था कि 3 तत्वों को क्रम में व्यवस्थित करें और साइड वाले 2 तत्वों का परमाणु भार और उसका औसत निकालें, तो जो आंसर होगा वो
सॉरी वो बीच वाले तत्व का परमाणु भार होगा। और एग्जाम्पल देखते हैं अपने, देखो नेक्स्ट और एग्जाम्पल देखते हैं अपने। कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम। देखो इसके लिए कैल्शियम का परमाणु भार 40 और बेरियम का परमाणु भार होता है लगभग आप ये मानो 137, 137। तो दोबारा से क्या कहा इसने कि 3 तत्वों को क्रम में व्यवस्थित करें, साइड वाले 2 तत्वों का परमाणु भार का औसत निकालें, तो वो जो औसत आएगा वो किसके बराबर होगा, वो बीच वाले तत्व के परमाणु भार के क्या होगा, बराबर होगा। तो देखो अपने कैलकुलेट करते हैं, 40 + 137 अपॉन में 2 इज इक्वल टू, आंसर कितना आ जाएगा, इसको कैलकुलेट करो, 7 7 और 1 अपॉन में 2। तो इसको अगर मैं यहाँ पर कैलकुलेट करता हूँ तो मेरे को आंसर मिलता है 817.8.5। कितना मिलता है, 88.5। तो SR का जो परमाणु भार होता है वो कितना होता है, 88 होता है। ठीक है, ये मेरे को यहाँ पर आंसर मिला। एक एग्जाम्पल और देखते हैं अपने, और वो एग्जाम्पल देखते हैं अपने क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन का। ये जो त्रिक बनाए गए थे किस किस के, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम का, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम का, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन का जो यहाँ पर इसने त्रिक बनाया था, इनको और इनके परमाणु भारों को आपने याद रखना है। क्लोरीन का परमाणु भार 35.5 होता है, आयोडीन का परमाणु भार 127 होता है। तो ब्रोमीन का परमाणु भार निकालने के लिए मैं क्या करूँगा कि क्लोरीन और आयोडीन के परमाणु भार को जोड़कर उसमें 2 का भाग लगा देता हूँ, तो जो आंसर आएगा वो किसका होगा, वो ब्रोमीन के परमाणु भार के लगभग बराबर होगा। तो कैलकुलेट करो, 35.5 + 127 बटा में 2 और आंसर कितना मिलेगा मेरे को, जो आंसर आएगा कैलकुलेट करते हैं अपने, देखो 0.5 इसको अलग से लिख लो, 7 और 5 12 और 3 2 5 और 1 6 अपॉन में 2 और ये जो आंसर आएगा वो लगभग बराबर होगा किसके, ब्रोमीन के परमाणु भार के बराबर होगा। तो देखो कैसे निकालेंगे अपने, आंसर कितना आएगा, इसका आंसर आप ये मानो 81। आंसर 81 नहीं आएगा, आंसर थोड़ा सा लगभग, आप ये निशान लगभग का होता है, ठीक है, ये निशान किसका होता है, लगभग का, आप ये लगभग का निशान लगा लो। और क्लोरीन और आयोडीन के परमाणु भार को अगर मैं जोड़कर इसमें 2 का भाग देता हूँ तो जो आंसर मिलेगा वो किसका होगा, जो आंसर आएगा वो होगा ब्रोमीन का परमाणु भार। तो ये था डोबेरेनर का त्रिक नियम। इसने क्या किया था, दोबारा से बात करते हैं अपने, 3 तत्वों को समूह में व्यवस्थित किया। और कैसे व्यवस्थित किया, इसने 3 तत्वों को समूह में व्यवस्थित करने के बाद में ये बताया था कि जो पहला तत्व है और जो अंतिम तत्व है इसके परमाणु भार को अगर मैं जोड़कर 2 का भाग लगाता हूँ या पहले और लास्ट तत्व के परमाणु भार का अगर मैं औसत निकालता हूं तो जो आंसर मिलेगा वो किसका होगा, तीसरे तत्व का परमाणु भार होगा। ये तो ये देखो, ये 3 तत्वों के अपनों ने परमाणु भार यहाँ पर कैलकुलेट कर लिए हैं। आपने ये और ये जो ट्रिक है इनको क्या करना है, आपने अच्छे से याद करना है। आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट नियम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।